पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सावन ने परफेक्ट डिमोनिक लोटस के इल्यूजन से बादशाह को बाहर निकाल लिया था और इसके कुछ ही समय बाद उनकी मुलाकात यूनो और बाकी सभी से हो गई। लेकिन तभी परफेक्ट डिमोनिक लोटस की फायर सेना ने उन सभी पे अटैक कर दिया, जिनसे बचते हुए वो सभी किसी होल के अंदर आ गए जहाँ पर काफी सारे होल मौजूद थे, जिन होल के अंदर भी काफी सारे फायर स्लेब मौजूद थे। लेकिन वो सभी फायर स्लेब किसी स्टैचू की तरह खड़े थे, इसलिए सावन और बाकी सभी को होलों को पार करने में ज्यादा समय नहीं लगा और आखिरी में वो सभी एक होल के अंदर आ गए, जिनके अंदर भी काफी सारे डॉजुंग मौजूद थे और इनकी संख्या 10,000 से भी ज्यादा। और इसी बीच सावन ने गुकुलन के एल्डर से सवाल किया, अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो जल्दी हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जिस पर गुकुलन के एल्डर ने कहा, हमारे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि पूरी जगह हजारों सालों से परफेक्ट डिमोनिक लोटस के कंट्रोल में है, इसलिए जाहिर सी बात है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक होगी। और वैसे भी ये जगह बहुत ही खतरनाक नहीं होती तो अब तक इस जगह पर काफी सारे लोग आ चुके होते, जो आते ही परफेक्ट डिमोनिक लोटस को रिफाइन करने की कोशिश करते। लेकिन इस जगह पे ट्रैपों की वजह से काफी सारे लोग इस जगह पे मारे जाते हैं, जिस वजह से बहुत ही कम ही लोग परफेक्ट डिमोनिक लोटस तक पहुंच पाते हैं। दूसरी तरफ गुकुलन के एल्डर की बातों को सुनने के बाद सावन ने भी नोट कर दिया। साथ ही सावन ने महसूस किया जैसे जैसे वो लोग आगे की ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनके पीछे का हॉल मिस्टीरियस तरीके से गायब हो रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मिस्टीरियस पर्सन उन्हें पीछे जाने से रोक रहा था, ताकि सावन और उसका पूरा ग्रुप सिर्फ आगे की ओर ही बढ़ता रहे। और इसी तरह से कुछ समय बाद सावन ने एक बार फिर से गुकुलन के एल्डर से सवाल किया, क्या पिछली बार भी गुकुलन के एक्सपर्ट्स इस जगह पे आए थे? जिस पर गुकुलन के एल्डर ने नोट किया, दरअसल सावन ने जानना चाहता था कि पिछले बार की हेवनली फ्लेम ज्यादा पावरफुल है या फिर इस बार की हेवनली फ्लेम ज्यादा पावरफुल है। और यही चीज जानने के लिए सावन ने गुकुलन के एल्डर से सवाल किया। जबकि सावन की बातों को सुनने के बाद गुकुलन के एल्डर ने सावन को जवाब देते हुए कहा, पिछली बार भी इस परफेक्ट डिमोनिक लोटस तक काफी सारे एक्सपर्ट पहुंच चुके थे, जिसके बाद उन सभी एक्सपर्ट्स ने परफेक्ट डिमोनिक लोटस पे अटैक कर दिया था। और उस लड़ाई में भले किसी एक्सपर्ट ने परफेक्ट डिमोनिक लोटस को ना पकड़ा हो, लेकिन इसके बावजूद परफेक्ट डिमोनिक लोटस काफी घायल हो चुका था। पर इन हजारों सालों में परफेक्ट डिमोनिक लोटस ने अपनी पूरी चोटों को ठीक कर लिया होगा। साथ ही इस हेवनली नाइटमेयर बीस्ट पावर को देखते हुए ऐसा लगता है कि परफेक्ट डिमोनिक लोटस पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। जबकि ये सुनने के बाद उस जगह पे मौजूद सभी एक्सपर्ट्स के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए, पर उन्होंने इसी तरह से आगे बढ़ना कंटिन्यू रखा और काफी समय बाद उन्होंने काफी सारे होल को पार कर लिया था। और काफी सारे होलों को पार करने के बाद सावन और उसकी पूरी टीम एक बड़े से होल के सामने फिर से आ चुकी थी, जिसे देखते वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि वो सभी काफी समय से बस होलों को पार करते ही जा रहे थे। लेकिन जैसे सावन ने इस बड़े होल के अंदर अपने कदम रखा उसी समय सावन पूरी तरह से शॉक हो गया, क्योंकि सावन ने अपने सामने देखा कि इस जगह पे कोई भी फायर स्लेब नहीं है, जबकि इससे पिछले सभी होल्स में फायर स्लेब मौजूद थे। जबकि सावन के साथ बाकी लोग भी शॉक हो गए। साथ ही अगले पल उन सभी के चेहरे पे स्माइल आ गई, क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि उनकी रुकावट पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी गुकुलन के एल्डर ने सभी से कहा कि कमरे के बीचों बीच देखो, जहाँ एक व्यक्ति अपने आंखें बंद करके एक जगह पे खड़ा हुआ था। और एक अजीब सी बात को सभी ने नोटिस किया कि उस व्यक्ति के आसपास परफेक्ट डिमोनिक लोटस नहीं लिपटी हुई है, जो अपने आप में ही काफी अजीब था, क्योंकि इस जगह पे जितने भी फायर स्लेब थे उन सभी के आसपास काफी सारे डिमोनिक फायर मौजूद थी। पर भले इस व्यक्ति के आसपास डिमोनिक फायर ना हो, लेकिन इसके अंदर से बहुत टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा था, जो उस जगह पे मौजूद सभी व्यक्ति पे पड़ रहा था। जबकि इस व्यक्ति की ऑरे को महसूस करते ही गुकुलन के एल्डर और जिया पूरी तरह से शॉक हो गए। तभी उन दोनों ने हैरान होते हुए कहा, ये व्यक्ति तो 4 स्टार डॉशिंग है। इनफैक्ट इस व्यक्ति की पावर गुकुलन के एल्डर और जिया से कुछ ज्यादा ही थी, जिस वजह से इस व्यक्ति का प्रेशर गुकुलन के एल्डर और जिया पे भी पड़ रहा था, जिसको नोटिस करते हुए सावन शॉक हो गया। तभी सावन ने गुकुलन के एल्डर से कंफर्म करते हुए कहा, क्या ये व्यक्ति भी फायर स्लेब है? क्योंकि अगर ये व्यक्ति भी सचमुच परफेक्ट डिमोनिक लोटस का एक फायर स्लेब निकलता तो सचमुच ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग बात होगी। जबकि इधर गुकुलन के एल्डर सावन के सवाल को सुनकर कुछ समय के लिए उनके एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। तभी उन्होंने अपने सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से एनालाइज करते हुए सावन को जवाब देते हुए कहा, तुम इस व्यक्ति को एक हद तक फायर स्लेब कह सकते हो, क्योंकि भले इस व्यक्ति को परफेक्ट डिमोनिक लोटस ने अपना फायर स्लेब बना लिया हो, लेकिन इस व्यक्ति के पास खुद की सोचने समझने की क्षमता है। मतलब इस इंसान को अच्छे से मालूम है कि आखिर ये क्या कर रहा है, और शायद इसकी ताकत को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये आखिरी पड़ाव है, और इस पड़ाव के पार करते ही हम सभी परफेक्ट डिमोनिक लोटस के फिजिकल बॉडी तक पहुंच जाएंगे। जबकि ये सुनते ही सावन ने भी नोट कर दिया। साथ ही सावन को अच्छे से मालूम था कि इस पड़ाव को पार करना इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि सावन को अच्छे से समझ में आ चुका था कि ये 4 स्टार डॉशिंग गुकुलन के एल्डर और जिया से भी पावरफुल है, इसलिए इस एक्सपर्ट को हराना उनकी टीम के लिए भी मुश्किल होगा। जब सावन ये सब सोच रहा था तभी हम जिया को देखते हैं, जिसने गुकुलन के एल्डर की ओर देखते हुए कहा, अब जबकि हम सभी इतनी दूर आ चुके हैं तो अब हम इस जगह से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते, इसलिए हम दोनों को एक साथ काम करना चाहिए ताकि हम इसे जल्द से जल्द हरा सकें। क्योंकि सच कहूँ तो मैं इस जगह से पूरी तरह से बोर हो चुकी
चुकी हूँ, जिस पर गूकलैंड के एल्डर ने भी हामी भरी, क्योंकि उन्हें इतना अंदाजा हो चुका था कि उनके सामने वाला व्यक्ति सचमुच काफी मिस्टीरियस पर्सन है और अगर उन्होंने अकेले इस व्यक्ति से लड़ने का फैसला किया तो उनके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। जबकि इस साइड सावन और उसकी पूरी टीम एक साइड हो गए। साथ ही सावन ने अपनी टीम से कहा कि चारों तरफ ध्यान रखना कि इस फाइट के बीच कोई और ना आ जाए, जिस पर सभी ने नोट किया। फिर सीन शिफ्ट कर हम उस मिस्टीरियस व्यक्ति को देखते हैं जिसके सामने गूकलैंड के एल्डर और जिया आ चुके थे और जैसे ही वो दोनों उस मिस्टीरियस व्यक्ति के सामने आए उसी समय उस मिस्टीरियस व्यक्ति ने धीरे धीरे करते हुए अपनी आंखें ओपन कर ली और उस व्यक्ति की आंखें डायरेक्ट जिया और गूकलैंड के एल्डर पे पड़ी। जबकि देखती हूँ तीनों के बीच एक खामोशी से फैल गई और उन तीनों में से किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा, पर फिर भी उस जगह के हवा में किलिंग इंटेंट को साफ महसूस किया जा सकता था। तभी उस व्यक्ति ने अचानक अपने हाथों को मूव किया जिससे एक ग्रेट एक्स उसके हाथों में अपेयर हो गई और अगले पल उस मिस्टीरियस व्यक्ति ने अपनी पावर को रिलीज किया, जिसकी पावर को महसूस करते हुए सावन और बाकी सभी फिर से शॉक हो गए क्योंकि इस मिस्टीरियस पर्सन ने अपनी पावर को छुपा रखा था। पर अब जाकर इस व्यक्ति ने अपनी पावर को रिलीज किया और इससे पहले कोई भी व्यक्ति कुछ भी समझ पाता उससे पहले उस व्यक्ति ने अपने ग्रेट एक्स के साथ जिया और गूकलैंड के एल्डर पे अटैक कर दिया और इस तरह से इन तीनों के बीच फाइट स्टार्ट हो चुकी थी और इनके आपस में टकराने की वजह से हवा में एक टेरिफाइंग एनर्जी फैल गई। इनफैक्ट इस एनर्जी से बचने के लिए सावन और बाकी सभी को अपने कदम पीछे हटने पड़े और देखते ही देखते इन तीनों की फाइट की वजह से पावरफुल होल भी टूटने लगा। फिर सीन शिफ्ट कर हम गूकलैंड के एल्डर और जिया को देखते हैं जो एक साथ उस मिस्टीरियस व्यक्ति से फाइट कर रहे थे, जिस वजह से उस मिस्टीरियस पर्सन की पावर धीरे धीरे करके कम हो रही थी। मतलब देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दोनों इस मिस्टीरियस पर्सन पे भारी पड़ रहे हों, लेकिन बीच बीच में वो मिस्टीरियस पर्सन अपने ऐसे खतरनाक अटैक जिया और गूकलैंड के एल्डर पे कर रहा था जिससे उन दोनों को काफी परेशानी हो रही थी और इससे बात साफ हो चुका था कि व्यक्ति सचमुच काफी पावरफुल था। तभी तो ये दोनों चाहकर भी इस मिस्टीरियस पर्सन को इतनी जल्दी हरा नहीं पा रहे थे और तभी उन तीनों के बीच एक पावरफुल क्लैश हुआ जिससे उन तीनों को ही पीछे हटना पड़ा। लेकिन इसकी वजह से उस 4 स्टार डॉसिंग एक्सपर्ट को काफी तक गुस्सा आ चुका था क्योंकि वो काफी समय से इन दोनों एक्सपर्ट से लड़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो इन दोनों को नहीं हरा पाया, जिसकी वजह से उस एक्सपर्ट की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। तभी देखते ही देखते अचानक से उस मिस्टीरियस पर्सन की पावर मिस्टीरियस तरीके से बढ़ने लगी और देखते ही देखते उसके सर पर एक अजीब सा मार्क उभरने लगा और ये निशान दिखने में कोई क्लैन मार्क लग रहा था। जबकि जैसे उस मिस्टीरियस व्यक्ति ने अपने उस क्लैन मार्क को अपेयर किया उसी समय उसकी पावर अचानक पूरी तरह से बढ़ गई। सीन शिफ्ट होकर इधर हम सावन को देखते हैं जिसकी नजर जैसे उस क्लैन मार्क पे पड़ी तो वो कुछ समय के लिए सुन पड़ गया जैसे कि सावन पर किसी ने बिजली गिरा दिया हो। तभी सावन ने हैरान होते हुए अपनी मन में कहा ये तो साओ क्लैन का मार्क है। दरअसल उस मिस्टीरियस व्यक्ति के सर पर जो निशान था वो और कोई नहीं बल्कि साओ क्लैन का निशान था जो एक लौता साओ क्लैन का मार्क था और ये मार्क केवल उसी व्यक्ति के पास हो सकता था जो साओ क्लैन का मेंबर हो। जबकि उस मार्क को देखकर उस जगह पे मौजूद सभी लोग शॉक हो गए। साथ ही वो सभी इस बात से कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये व्यक्ति कौन है और इसके बाद साओ क्लैन का मार्क कैसे आया, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ये निशान केवल सावन के पास ही था। इसलिए इस मिस्टीरियस पर्सन के पास साओ क्लैन का मार्क देखकर सभी लोग चौंक गए और अगले पल यूनर और बाकी लोग सावन की ओर देखने लगे क्योंकि इन सभी ने इससे पहले साओ क्लैन का मार्क सावन के पास ही देखा था। जबकि तभी यूनर ने अंदाजे लगाते हुए कहा कहीं ये साओ क्लैन का कोई एंसेस्टर तो नहीं है, क्योंकि ये निशान केवल उन्हीं के पास होता है जो साओ क्लैन का मेंबर हो। जबकि यूनर की बातों को सुनने के बाद दूसरी तरफ सावन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि इस मिस्टीरियस व्यक्ति की पावर को देखकर साफ था कि ये बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट थे और इस समय साओ क्लैन के अंदर इतना पावरफुल एक्सपर्ट कोई भी नहीं था। तो इससे ये बात जाहिर था कि ये जरूर एंशिएंट क्लैन के साओ क्लैन के कोई मेंबर थे जब साओ क्लैन काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करता था और उस समय शायद प्यूरफैंग डेमोनिक लोटस ने साओ क्लैन के इस मेंबर को पकड़ के अपना गुलाम बना लिया हो। इन चीजों के बारे में सोचते हुए सावन ने एग्री किया क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन नहीं था। लेकिन इससे पहले सावन ज्यादा खुश हो पाता उससे पहले सावन के चेहरे पे मौजूद स्माइल गायब हो गई क्योंकि भले ही मिस्टीरियस व्यक्ति उनके साओ क्लैन का कोई एंसेस्टर हो पर फिलहाल के लिए ये व्यक्ति प्यूरफैंग डेमोनिक लोटस के कब्जे में लग रहा था। जब इधर सावन के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था तब दूसरी तरफ हम उस मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जिसने क्लैन टैटू को एक्टिवेट करते हुए अचानक उसकी पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो चुकी थी और बिना देरी के उस मिस्टीरियस पर्सन ने अपनी पावर को ग्रेट एक्स में ट्रांसफर करते हुए जिया और एल्डर के डिफेंस पे अटैक कर दिया ताकि उसके डिफेंस को तोड़ते हुए उनकी जान ले सके। और ये अटैक कितना पावरफुल था कि जिया और गूकलैंड के एल्डर के डिफेंस किसी कमजोर चीज की तरह पलक झपकते ही टूट के बिखर गया। जबकि ये अटैक इतना पावरफुल था कि इसके इम्पैक्ट से जिया और गूकलैंड के एल्डर को कई कदम पीछे लेने पड़े। जबकि दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस पर्सन इतना पावरफुल अटैक करने के बावजूद बिल्कुल भी नहीं रुका और अगले पर वो अपनी जगह से डिसअपीयर होते हुए जिया और ग्रेट एल्डर को खत्म करने के लिए अपने ग्रेट एक्स को हवा में उठा दिया ताकि एक ही अटैक के अंदर उन दोनों के शरीर को चीर सके। लेकिन इससे पहले इस मिस्टीरियस पर्सन के ग्रेट एक्स जिया और एल्डर को
को नुकसान पहुंचा पाता उससे पहले सावन ने अपनी 3000 लाइटिंग मोमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जंप किया, जिससे वो जिया और ग्रेट एल्डर के सामने आ गया। जबकि इससे पहले उस मिस्टीरियस पर्सन का अटैक सावन को लग भी पाता उससे पहले सावन के माथे पे मौजूद उसका क्लैन मार्क भी अपेयर हो गया, जिससे सावन के माथे पे भी साओ क्लैन का मार्क चमकने लगा। जबकि सावन के माथे पे मौजूद साओ क्लैन के मार्क को देखते ही वो व्यक्ति अपने अटैक को रोक लिया और ये अटैक सावन के बिल्कुल माथे पे आके रुकी थी। लेकिन अचानक अपने अटैक को रोकने की वजह से इस पावर के इम्पैक्ट से आसपास की जमीनें टूटने लगी और काफी तेज से इस जगह पे स्पिरिचुअल एनर्जी बहने लगी। जबकि इस साइड वो मिस्टीरियस पर्सन इस साओ क्लैन के मार्क को देखते हुए धीरे धीरे इमोशनल होने लगा। जबकि सावन की बात किए तो सावन इस अटैक को रोकने की वजह से काफी खुश लग रहा था, क्योंकि अब तक सावन को भी समझ में आ चुका था कि ये सीनियर हो न हो उन्हीं के क्लैन से मौजूद होंगे। इसलिए सावन ने अपने सीनियर से सवाल किया कि मैं सीनियर का नाम जान सकता हूँ। ये कहते हुए सावन ने सीनियर को ग्रीट किया, साथ ही उसने बताया कि उसका नाम शावेन है और वो साओ क्लैन से बिलोंग करता है। जबकि इधर साओ क्लैन का नाम सुनते ही उस व्यक्ति के अंदर भी इमोशंस जागने लगे। साथ ही उस व्यक्ति को भी महसूस हुआ कि उसके और सावन के बीच में कुछ रिश्ते हैं। ये सब सोचते हुए उस व्यक्ति के आसपास की एनर्जी थोड़ी सी कम हुई। तभी उस व्यक्ति ने अपने कोल्ड वॉइस में सावन से सवाल किया कि तुम सचमुच मेरे साओ क्लैन के मेंबर हो। जबकि सुनते ही सावन ने जल्दी से नोट किया, लेकिन अगले पल उस व्यक्ति ने अपने माथे को पकड़ते हुए कहा आखिर मैं कौन हूँ। ये कहते हुए व्यक्ति अपने आप से सवाल करने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे कि सीनियर की याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी हो। जबकि ये नजारा देखते ही सावन को भी यकीन हो चुका था कि शायद प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस ने इसकी याददाश्त को पूरी तरह से मिटा दिया हो। लेकिन इससे पहले सावन अपने सीनियर से कुछ भी कहता उससे पहले एक आवाज आई जिसने सभी व्यक्ति को शॉक कर दिया। तभी सावन ने उस आवाज की ओर देखा। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि गु क्लैन के एल्डर की थी। तभी गु क्लैन के एल्डर ने सावन की सीनियर को देखते हुए कहा तुम तो साओ चैन हो, जो अपनी ग्रेट एक्स की वजह से काफी ज्यादा फेमस था। जबकि गु क्लैन के एल्डर की बातों को सुनने के साथ ही सावन पूरी तरह से शॉक हो गया और गु क्लैन के एल्डर की ओर देखने लगा। तभी यूनर ने गु क्लैन के एल्डर की ओर देखते हुए सवाल किया कि आप इस सीनियर को जानते हो। जबकि यूनर के सवाल को सुनकर गु क्लैन के एल्डर ने जवाब देते हुए कहा मैंने काफी सारे गु क्लैन के एंशिएंट किताबें पढ़ी थी, उनमें से कुछ किताबों में साओ क्लैन के पावरफुल एक्सपर्ट का भी नाम जिक्र है और उन किताबों में साओ क्लैन के एक पावरफुल एक्सपर्ट के बारे में लिखा हुआ था जिसके नाम साओ चैन था और उस व्यक्ति के पास खुद का ग्रेट एक्स था, जिसकी वजह से साओ क्लैन का साओ चैन काफी ज्यादा फेमस था। साथ ही साओ चैन और कोई नहीं बल्कि ग्रेट साओ जुआन के कजन थे। इनफैक्ट साओ चैन का टैलेंट काफी कमाल का था। लेकिन फिर एक दिन अचानक साओ चैन पूरी दुखी कॉन्टिनेंट से गायब हो गया और साओ चैन के गायब होते ही कुछ ही दिनों के बाद प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस की खबर आई। जबकि एल्डर की बातों को सुनकर सावन पूरी तरह से सुन रह गया, क्योंकि अगर ये इंसान सचमुच ग्रेट एंसेस्टर साओ जुआन के कजन थे तो मतलब ये सीनियर उनका पुराना एंसेस्टर लगता था। जबकि ये सब सुनने के बाद सावन चुपचाप से अपने एंसेस्टर साओ चैन की ओर देखने लगा, जिनके चेहरे पे एक अजीब सा तरफ था, जैसे कि एंसेस्टर साओ चैन प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस के कंट्रोल से बाहर निकलना चाहते हो। लेकिन सडनली साओ चैन के शरीर से एक अजीब सी फ्लेम निकलने लगी। दरअसल प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस को समझ में आ चुका था कि साओ चैन उसके कंट्रोल से निकलने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए साओ चैन के शरीर में मौजूद प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस की पावर एक बार फिर से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। जबकि इधर सावन अपने एंसेस्टर को इस तरह तड़पता देख काफी ज्यादा परेशान हो गया। लेकिन सावन को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि सावन के पास ऐसा कोई भी उपाय नहीं था जिससे वो अपने एंसेस्टर की मदद कर पाए। जब सावन ये सब सोच ही रहा था तभी सावन के दिमाग में मौजूद लाइट क्रिस्टल काफी तेज से ग्लो करने लगी, जो देखते ही सावन कुछ समय के लिए शॉक हो गया। लेकिन उसे समझ में आ चुका था जरूर इस जगह पे कुछ गड़बड़ है और शायद ये लाइट क्रिस्टल किसी तरह से उसकी एंसेस्टर की मदद कर पाए। ये सब सोचते हुए सावन लाइटनिंग की स्पीड से साओ चैन के पास पहुंच गया और बिना देरी के सावन ने अपने हाथों को साओ चैन के कंधे पे रख दिया। जबकि जैसे सावन ने अपने हाथों को साओ चैन के कंधे पे रखा उसी समय साओ चैन का कांपता हुआ शरीर धीरे धीरे करते हुए शांत होने लगा। जबकि देखते ही सावन भी काफी ज्यादा खुश हो गया। जबकि इस साइड लाइट क्रिस्टल ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए साओ चैन के बॉडी में मौजूद प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस की पावर को पूरी तरह से शांत कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया था। फिर सीन शिफ्ट होकर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर साओ चैन पूरी तरह से ठीक लग रहे थे। तभी साओ चैन ने अचानक से सावन से सवाल किया आखिर अब हमारा क्लैन का कैसा हाल है, क्योंकि वो काफी समय से इस जगह पे कैद थे, इसलिए बात काफी ज्यादा नॉर्मल था कि उन्हें साओ क्लैन की कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जबकि इस चीज को सावन भी समझता था, पर अपने क्लैन के बारे में सुनकर उसने उदास होते हुए साओ चैन को बताया अब हमारा क्लैन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। ये कहते हुए सावन ने साओ क्लैन के बारे में सब कुछ बता दिया जो भी उसको मालूम था। जबकि दूसरी तरफ साओ चैन सावन के हर एक शब्द को सुनने के बाद उसका एक्सप्रेशन अचानक चेंज हो रहा था। लेकिन पूरी कहानी के वक्त उसने साओ चैन से कुछ भी नहीं कहा, पर भले ही साओ चैन ने अपने इमोशंस को ना दिखाया हो, पर उन्होंने अपनी मुट्ठी को जोर से भींच रखी थी और ये मुट्ठी इतनी कसी हुई थी कि उसके अंदर से काफी ब्लड भी निकल रहा था, जिससे बात साफ था कि साओ चैन काफी ज्यादा गुस्से में होंगे।
फिर हम अगले सीन का सीन देखते हैं जहाँ पर सावन ने अब तक साओचैन को सब कुछ बता दिया था। इसलिए साओचैन ने दुख जताते हुए कहा, मतलब मेरा भाई साओचैन की मौत हो चुकी है। जबकि इधर साओचैन की कंडीशन को देखकर सावन को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि वो अच्छे से समझता था कि साओचैन को अभी के समय काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। साथ ही साओचैन अपने आप को दोष दे रहा था कि उसे अपने भाई के साथ होना चाहिए था। अगर वो अपने भाई साओचैन के साथ होता तो उसकी मौत कभी भी नहीं होती। पर इधर सावन भी इस बात को अच्छे से जानता था, अगर साओचैन साओचैन के साथ भी रहता तब भी हुन क्लैन के सामने वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाते। और इसी तरह से उस जगह पर कुछ घंटे बीत गए। तभी कुछ घंटों बाद सावन ने आगे बढ़ते हुए साओचैन को ग्रीट करते हुए कहा, एंसेस्टर साओचैन, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपको मालूम है कि प्यूरीफाइंग डिमोनिक क्लोथ्स कहाँ है तो हमें उस जगह पे ले चलिए, क्योंकि फिलहाल हमें प्यूरीफाइंग डिमोनिक क्लोथ्स की काफी जरूरत है। जबकि सावन की बातों पर साओचैन ने रिप्लाई करते हुए कहा, तुम भले काफी पावरफुल हो, पर मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहूंगा कि वो प्यूरीफाइंग डिमोनिक क्लोथ्स सचमुच काफी पावरफुल है, इसलिए शायद तुम उस फिल्म का मुकाबला न कर पाओ। जबकि एंसेस्टर साओचैन की बातों पर सावन ने रिप्लाई करते हुए कहा, अगर मैंने प्यूरीफाइंग डिमोनिक क्लोथ्स को हासिल नहीं किया तो हम इस जगह से बिल्कुल भी जिंदा नहीं जा पाएंगे और ना ही हम हुन क्लैन का सामना कर पाएंगे। इसलिए अच्छा होगा कि मैं एक कोशिश करके देखूं। जबकि इधर एंसेस्टर साओचैन ने सावन की बातों को सुनने के बाद सावन और बाकी सभी से कहा, ठीक है तो फिर मेरे पीछे आओ। ये कहते हुए एंसेस्टर साओचैन अपनी जगह से उठ गए और अगले पल उन्होंने अपने सामने मौजूद बड़े से दरवाजे के पीछे सावन और बाकी सभी को ले आए। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। साथ ही अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को हाइप जरूर करें। तो फिर मैं मिलता हूँ आप सभी को अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।